काफ़ी अरसा हो गया है कि हमने डायबिटीज़ जो कि गुर्दे के मर्ज़ की सबसे आम वजह है, उसको और गुर्दे के मर्ज़ को डिस्कस किया हो। मेरा ख़्याल है कि लास्ट एपिसोड हमने तकरीबन 1 साल पहले की थी। अब फिर टाइम आ गया है कि हम डायबिटीज़ और गुर्दे के मर्ज़ को समझने की कोशिश करें। और वीडियो की इस सीरीज़ में जो कि 2 वीडियोज़ पर मुश्तमिल है, उसमें पहली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे डायबिटीज़ आपके गुर्दे को डैमेज करके किडनी डिज़ीज़ तक पहुँचाती है और आप बेसिक ट्रीटमेंट उसकी क्या करते हैं। और दूसरी एपिसोड में हम थोड़ा पीछे जाएँगे और एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ एक्चुअली होती क्या है। उसमें हम डिस्कस करेंगे प्री डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कैसे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके डायबिटीज़ से रिवर्स होके प्री डायबिटीज़ से रिवर्स होके नॉर्मल पर और फिर मुकम्मल हेल्दी ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपने घर वाले लाइब्रेरी वाले स्टूडियो से। डायबिटीज़ पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान गुर्दे के मर्ज़ की सबसे कॉमन वजह है। अगर आप गुर्दे के 100 मरीज़ों को पकड़ें तो उसमें से जो 40 या 45 मरीज़ होंगे वो डायबिटीज़ की वजह से ही गुर्दे के मर्ज़ पर पहुंचे होंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों ही गुर्दे का मर्ज़ कराती हैं। इनमें आपस में थोड़ा-सा फ़र्क होता है, पर क्योंकि ज़्यादा कॉमन डायबिटीज़ जो है, यानी कि 90% मरीज़ जो हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं और सिर्फ 10% मरीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं। तो इसलिए हम आज सारा कुछ जो डिस्कस करेंगे वो टाइप 2 डायबिटीज़ से रिलेटेड ही है। लेकिन ऑलमोस्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन तकरीबन ट्रीटमेंट को माइनस करके 90% टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों पर भी अप्लाई होती है। यानी कि यही सारी चीज़ें गुर्दे के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों में भी हो रही होती हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों में भी हो रही होती हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं कि ये डिसाइड कैसे होता है कि आपको डायबिटीज़ होनी है। तो उसमें कुछ रोल जो है वो जीन्स का होता है, यानी कि आपके पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल जो आपकी तरफ आया है वो अपना कुछ हिस्सा, अपना कुछ किरदार अदा करता है। और दूसरा हिस्सा होता है एनवायरनमेंट, यानी कि आप उन जीन्स के साथ कैसे खेल रहे हैं। जीन के मामले में जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो इस तरह नहीं होती कि आपका एक जीन आ गया, वो ख़राब था और आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होनी ही होनी है। ये इस तरह होता है कि काफ़ी सारे जीन्स मिल के ये डिसाइड करते हैं कि आपको फाइनली टाइप 2 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के बाद किडनी डिज़ीज़ होनी है। तो अब ये जो सारे जीन्स हैं वो मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक आप पे डिपेंड करता है कि आपने इनको कैसे बजाना है, कैसे चलाना है, कैसे इनको एक्सप्रेस करना है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि आपके पास एक किताब पड़ी हुई है और वो आपके पेरेंट्स की तरफ आपके पास आ गई है। अब आपने उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, उसको पढ़ के उससे अच्छा अमल करना सीखना है या उसको पढ़ के आपने ज़्यादा ख़राब काम करना है। सिमिलरली यही स्टोरी इन जीन्स की है। अगर आप उनको हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ दे के चलेंगे तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ और गुर्दे के मर्ज़ से बच सकते हैं। और अगर आप उनको खराबी के साथ लेके चलेंगे तो ये जीन बढ़ चढ़ के आपको टाइप 2 डायबिटीज़ और फिर उसके बाद गुर्दे का मर्ज़ कराएँगे। फिर आ जाता है कि वो कौन-सा एनवायरनमेंट है, वो कौन-सी चीज़ें हैं जो आप इन जीन्स को छेड़ने के लिए कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले अगेन एक्सरसाइज, कि आप एक्सरसाइज कैसे करते हैं। फिर आपकी नींद आ जाती है। फिर आपकी डाइट आ जाती है। डाइट में सबसे अहम रोल है जो कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करने में और फिर टाइप 2 डायबिटीज़ को गुर्दे के मर्ज़ में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करता है। आपकी खुराक आ जाती है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह लेने हैं, किस तरह आप लेते हैं। हाई फ्रुक्टोज जो डाइट्स होती हैं जिनमें टका के मीठा होता है, बेसिकली बैक एंड में उनमें बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज डला होता है। अब ये जो फ्रूट और फल का फ्रुक्टोज है वो इस हाई फ्रुक्टोज डाइट से डिफरेंट है क्योंकि उसमें आपका फाइबर भी होता है। अब ये जो हाई फ्रुक्टोज वाली डाइट्स हैं जैसे कि आपके सोडा वगैरह, कोक, पेप्सी या मीठे मशरूबात, इवन के ताज़ा फलों का जूस,
इसी तरह आपके हाई फ्रुक्टोज सिरप या कोई भी ऐसी फूड जिसमें हाई फ्रुक्टोज होता है, ये सारी चीज़ें मिल के आपको डायबिटीज़ ज़्यादा कराने का सबब बनती हैं। और इसी रिलेशन में कहा जाता है कि क्योंकि हाई फ्रुक्टोज डाइट्स यूरिक एसिड भी ज़्यादा कराती हैं, यूरिक एसिड ज़्यादा होने से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, वेसल्स डैमेज होती हैं, तो स्पेशली डायबिटीज़ के मरीज़ों में गुर्दे के मर्ज़ के होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन शॉर्ट, जो आपके रिस्क होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ के बाद गुर्दे के मर्ज़ के डेवलप होने के, वो डिपेंड करता है कि आपके जीन्स कैसे आपको मिले हैं और फिर उसके बाद आपने उन जीन्स के साथ प्ले कैसे किया। नेक्स्ट हम चलते हैं गुर्दे के अंदर के डायबिटीज़ से आपके गुर्दे के अंदर क्या चेंजेस होती हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिक चेंजेस। तो फिजियोलॉजिक चेंजेस में सबसे पहला आता है आपका हाइपर फिल्ट्रेशन, यानी कि जब आपको डायबिटीज़ की वजह से शुगर पूरली कंट्रोल्ड होती है, तो इस हाई ब्लड शुगर की वजह से गुर्दे के अंदर जो ग्लोमेरुलस है, जो कि ब्लड वेसल्स का गुच्छा है, उसकी जो एंट्री वाली ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाती है। आपके ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड जाना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं हाइपर फिल्ट्रेशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये बहुत ज़्यादा देर तक चलता रहता है, तो यही वेसल परमानेंट तौर पर डैमेज हो जाती है, और ये ना सिर्फ हाइपर फिल्ट्रेशन कराती है बल्कि हाइपरट्रॉफी भी करा देती है, यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स का नंबर बढ़ जाता है। आपके जो ब्लड वेसल के लूप होते हैं एक ग्लोमेरुलस में, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है। तो इनिशियली आपको पुअरली कंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से पहले हाइपर फिल्ट्रेशन होती है, फिर आपको हाइपरट्रॉफी होती है, जो कि दोनों ही फाइनली आपका प्रोटीन यूरिया कराने का सबब बनते हैं। फिर जब ये हाइपर फिल्ट्रेशन और हाइपरटेंशन ग्लोमेरुलस के अंदर चलती रहती है, तो इसकी वजह से सिर्फ ब्लड वेसल्स और ग्लोमेरुलस ही डैमेज नहीं होते, जो आगे ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर भी ऐसी चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं कि उनके सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, उनके सेल्स का साइज़ बढ़ जाता है, जिसका कि मतलब होता है कि अननेसेसरी ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा डैमेज होता है, आपका ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। और यही वजह है, हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे SGLT2 इनहिबिटर्स, जो कि वो अद्वियात हैं जिनका मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूँ कि डायबिटिक दवाइयाँ भी हैं, प्रोटीन यूरिया को भी कम करती हैं, ब्लड प्रेशर भी कम करती हैं, तो आपको इन सारी चेंजेस को जानने के बाद समझ आएगी कि उनका क्या रिलेशन है डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी डिजीज़ में हेल्प करने में। तो वो दवाइयाँ इस जगह पर आकर जब एक्ट करती हैं, तो डायबिटीज़ की वजह से ट्यूब्यूल्स में जो डैमेज हुआ होता है, ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब हो रही होती है, वो कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इन सारी चेंजेस की वजह से उस ग्लोमेरुलस के अंदर हो क्या रहा होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के ग्लोमेरुलस को जब आप देखेंगे, तो उसमें मेसेंजियल एक्सपेंशन हो गई होती है कि वो मटेरियल जो कि ब्लड वेसल के गुच्छों को इकट्ठा करके रखता है वो बढ़ जाता है, उसमें ज़्यादा सेल्स भी आ जाते हैं, और उसमें ए सेलुलर मटीरियल यानी कि मुर्दा मटीरियल भी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके गुर्दों का साइज़ बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ की अर्ली स्टेजेस में जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, जब आपको पता भी नहीं होता कि गुर्दे का मर्ज़ मुझे है या नहीं है, जिसको मैं स्टेज 1 किडनी डिजीज़ कहता हूँ, और अभी आप रिस्क फैक्टर पे हैं, आपने याद रखना है कि ये अभी आप रिस्क पे हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के या डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे का मर्ज होने के। अभी प्रोटीन यूरिया भी आपके पेशाब में नहीं आया, लेकिन ये सारी चेंजेस आपके गुर्दे के अंदर चल रही होती हैं अगर आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल ना करें। तो इस सारे मटेरियल के इकट्ठा होने की वजह से गुर्दों का साइज बढ़ जाता है तकरीबन 15 से 20%, ऑन एवरेज 17%। और यही वजह है कि जब आप डायबिटीज़ के मरीज़ का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उनका साइज़ यूजुअली होता है 12 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, जबकि नॉर्मल आप किसी भी बंदे का, इवन हाई ब्लड प्रेशर वाले बंदे का या जिसको गुर्दे का मर्ज़ अभी है भी, उसका जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो एवरेज किडनी का साइज़ होता है 10 सेंटीमीटर, 10.5, या कोई बड़ा ऊंचा लंबा बंदा हो तो 11 सेंटीमीटर। लेकिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट में 12 सेंटीमीटर, 12.5, 13 सेंटीमीटर।
और अभी ये वो स्टेज है जिस पे आपका प्रोटीन यूरिया अपीयर नहीं हुआ। इसी सारे प्रोसेस के दौरान किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन भी चल रही होती है। जब इतनी सारी चेंजेस हो रही हैं, आपका हाइपर फिल्ट्रेशन चल रहा है, हाइपरट्रॉफी चल रही है, सेल्स की ग्रोथ हो रही है, डैमेज हो रहा है, तो ये मस्ट है कि इन्फ्लेमेशन भी आपको आए। और ये इन्फ्लेमेशन आपको अक्सर बायोप्सी रिपोर्ट में देखने को मिलती है, जो कि हम बायोप्सी वाले सेक्शन में जाकर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम हाइपर फिल्ट्रेशन, हाइपर टेंशन, गुर्दे का साइज बढ़ गया, जो कैपिलरी लूप से जो ग्लोमेरुलस था उसका साइज बड़ा हो गया, उसमें सेक्लेरोसिस हो गई, जो कि दो तरह की होती है। एक नोड्यूलर होती है, यानी कि उस ग्लोमेरुलस, उस ब्लड वेसल के बॉल के कुछ सेक्शन में मटेरियल जमा हो जाता है, और एक होती है ग्लोबल, यानी कि पूरे का पूरा बॉल ही मटेरियल का एक हिस्सा बन जाता है। जब ये सारा चल रहा होता है तो आपको हो जाता है क्या, प्रोटीन यूरिया, यानी कि इन्हीं चेंजेस की वजह से जो कैपिलरी लूप्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसने कि बेसिकली आपका प्रोटीन पेशाब में आने से बचाना होता है, जिसको पाकिस्तानी ज़ुबान में डॉक्टर छन्नी का लफ्ज़ या फ़िल्टर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो उसमें एक्सपेंशन हो जाती है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जब हम बायोप्सी करते हैं तो उनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन का साइज़ प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा थिक हो गया होता है। ये मेम्ब्रेन इतने काम की नहीं होती, आप समझें कि इसका फ़िल्टर ख़राब हो चुका होता है और ये प्रोटीन पेशाब में लीक करना शुरू कर देता है। अर्ली डैमेज में आपका मिनिमल प्रोटीन यूरिया, जो कि हम पिछली एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसका थंबनेल वीडियो में दे दूंगा, उसका लिंक नीचे दे दूंगा, ये जानने के लिए कि प्रोटीन यूरिया को कैसे कैलकुलेट और मेजर किया जाता है। तो आपका प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिन यूरिया 30 से ऊपर आना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद जब मर्ज बढ़ता जाता है तो ये 300 से ऊपर चला जाता है, और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो फाइनली इसने नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि 3000 से ऊपर चले जाना होता है। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, दुखी है लेकिन फेवरेट है, क्योंकि मैं अभी तक सरप्राइज़ होता हूँ पाकिस्तान में आने के 2 साल बाद भी कि मरीज़ 15 20 30 साल से डायबिटिक है और उसने कभी अपनी पेशाब में प्रोटीन चेक ही नहीं किया। मेरा जो बेस्ट रिकॉर्ड पेशेंट है वो पिछले महीने था, उसने एज 67 में पिछले साल जुलाई 2023 में पहली दफ़ा अपना प्रोटीन यूरिया चेक किया पेशाब में। बल्कि प्रोटीन यूरिया नहीं, उसने किडनी फंक्शन ही पहली दफ़ा चेक किया था। प्रोटीन यूरिया तो हमने उसको सजेस्ट किया था अपॉइंटमेंट से पहले, जैसे कि हम यूजुअली करते होते हैं, लेकिन किडनी फंक्शन उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एज 67 में चेक किया था। लकी उनका क्रिएटिनिन सिर्फ 1.6 और 7 था, लेकिन इस स्टेज पे आपकी कोई भी लॉटरी निकल सकती है। आपका क्रिएटिनिन 5 भी हो सकता है, आपका प्रोटीन यूरिया 10 ग्राम भी हो सकता है, और आपकी क्रिएटिनिन नॉर्मल भी हो सकती है, स्टेज 3 भी हो सकती है, और प्रोटीन यूरिया हो सकता है ना भी हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी डायबिटीज़ कैसी रही और आपके जीन्स कैसे थे। बहरहाल यूजुअली फिर इस स्टेज से गुजरने के बाद आपके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, और ये वो स्टेज होती है जहाँ पे हमें पहली दफ़ा डायबिटीज़ के मरीज़ में पता चलता है कि इसको गुर्दे का मर्ज़ है, यानी कि सबूत के साथ। अल्ट्रासाउंड पे आप बड़ी किडनी देख सकते हैं, क्योंकि आपके पेशाब में प्रोटीन नहीं है, हमने बायोप्सी करनी नहीं है। क्रिएटिनिन एक्चुअली आपकी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि आपको हाइपर फिल्ट्रेशन चल रही है और क्रिएटिनिन आपकी लो साइड पे रहती है। तो जो पहला एविडेंस होता है जिसमें हमें पता चलता है, कंफर्म होता है कि डायबिटीज़ की वजह से आपका गुर्दा डैमेज हो रहा था और हो रहा है, वो होता है पेशाब में प्रोटीन आना। और इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि साल में 1 या 2 दफ़ा आपका एल्ब्यूमिन यूरिया चेक होना चाहिए, और अगर आपकी एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो मोर देन 30 है, मोर देन 30 है, तो आपको इमीडिएटली किडनी प्रोटेक्टिव मेडिसिन पे जाना चाहिए। आपको अपनी डायबिटीज़ की मैनेजमेंट इम्प्रूव करनी चाहिए, और हम तो हर इससे बढ़ के करेंगे कि डायबिटीज़ को रिवर्स करके इस सांप को मार ही देना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली एवरेज कितना टाइम लगता है ये सारी चेंजेस होने में। तो अगर आप टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पढ़ें, टेक्स्ट बुक ग्राफ पढ़ें, जो कि साइंसदानों ने 15-20 साल पेशेंट्स को फॉलो करके बनाया है, उसमें
एवरेज लगता है कि तकरीबन 15 साल टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट को चाहिए होते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप करने के लिए या अपीयर होने के लिए कि आपको गुर्दे का मर्ज हो चुका है। लेकिन ये एवरेज नंबर हैं और ये अगेन वेस्टर्न स्टडीज़ हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात कि वो मोस्ट लाइकली वेल कंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट हैं या एवरेज है, और पाकिस्तान में क्योंकि आप एवरेज निकालेंगे तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ ही एवरेज में आना है, ज़ीरो भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, मीडियन भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और एवरेज भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। तो मैं खुद इस तरह के पेशेंट देख चुका हूँ बड़ी यंग एज में, जिनको पता भी नहीं होता कि मुझे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। पहली दफ़ा क्रिएटिनिन उस दिन चेक किया जाता है जिस दिन वो गिर जाते हैं, और ये एज 35, 34, 32 की बात हो रही है। और जब मैं चेक करता हूँ बाकी सारा ब्लड वर्क तो वहाँ पे उनका हीमोग्लोबिन A1C हाई होता है, जिससे मुझे सस्पिशन होती है कि इनको डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे का डैमेज हुआ है। पर क्योंकि कभी डायग्नोज ही नहीं हुआ, इस वक्त वो बायोप्सी करवाएंगे नहीं। मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा स्टेज 5 CKD पे बायोप्सी करवाना। तो मेरा ख्याल है कि जब हम पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ को पुअरली कंट्रोल ब्लड प्रेशर के साथ लेके चलते हैं तो ये 15 साल का जो सफ़र है पाकिस्तान में शायद आप 2, 3, 4 साल में भी तय कर सकते हैं। कुछ मरीज़ डायबिटीज़ होते ही या अभी प्री डायबिटीज़ में ही बेतहाशा गुर्दे के डैमेज का शिकार हो जाते हैं। इन पेशेंट्स का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब एवरेज तो यही 10-15 साल डायबिटीज़ होने के बाद नहीं लगते गुर्दे को डैमेज होने में। लेकिन आपने इस सिलसिले में मेटाबॉलिक सिंड्रोम को याद रखना है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो तो है इन 5 में से 3 चीज़ों का होना। आपका जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो ज़्यादा है, आपका जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है वो ज़्यादा है, आपके सीरम ट्राइग्लिसराइड जो कि लिपिड प्रोफाइल में चेक होते हैं वो ज़्यादा हैं, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, और पांचवा आपका जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो कम है। और इन सारी ज़्यादा चीज़ों से मुराद होती है इनकी जो अपर नॉर्मल वैल्यू है उससे ज़्यादा होना। जब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है और स्पेशली जब आप ओबीस होते हैं, जिसका मतलब है BMI 30 से ज़्यादा या आपका वेस्ट सरकमफेरेंस ज़्यादा, तो ये ऑटोमेटिकली डायबिटीज़ के बगैर ही गुर्दे को डैमेज कर रहा होता है। और स्टडीज़ ने साबित किया है कि जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स की एब्सेंस में, फ़र्ज़ करें कि एक मोटा इंसान है जिसको ब्लड प्रेशर भी नहीं है, उसके कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हैं, उसको डायबिटीज़ भी नहीं है, वो मोटापा इटसेल्फ आपके गुर्दे को डैमेज कर रहा होता है और वो उसी तरह डैमेजेस चल रहे होते हैं जो कि हम डायबिटीज़ में देख चुके हैं। बल्कि साइंटिस्ट बाज़ का सरप्राइज होते हैं कि इनकी कितनी सिमिलैरिटी है गुर्दे को डैमेज करने की। तो ये वो पेशेंट होते हैं जिनका गुर्दा डायबिटीज़ नमूदार होने से पहले ही कई सालों के अरसे पर मुश्तमिल मोटापे और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से डैमेज हो चुका होता है, और डायबिटीज़ सिर्फ एक बहाना बनती है फाइनल डायग्नोसिस होने का। तो ये उन मरीज़ों के लिए एक्सप्लेनेशन है जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो कभी फुल ब्लोन डायबिटीज़ हुई नहीं थी, मैं तो सिर्फ प्री डायबिटीज़ में रहा, तो मुझे गुर्दे का इतना डैमेज कैसे हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं इस डायबिटीज़ और डायबिटीज़ रिलेटेड नेफ्रोपैथी या गुर्दे के डैमेज की कुछ कॉम्प्लिकेशन या उसके आगे पीछे और क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जो कि गुर्दे के डैमेज को, जो कि डायबिटीज़ की वजह से है, और ज़्यादा बढ़ाती हैं। पहला है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर डायबिटिक नेफ्रोपैथी के ऊपर फ्यूल ऑन फायर की तरह साबित होता है, यानी कि आपको पहले ही आग लगी हुई है और आप उसके ऊपर तेल छिड़क रहे हैं, तो जो गुर्दा आपका 10 साल में डैमेज होना था हो सकता है वो 2 साल में बिल्कुल फारग हो जाए। फिर आ जाती हैं दूसरी कॉम्प्लिकेशन जिनको हम माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस कहते हैं और मैक्रोवैस्कुलर चेंजेस कहते हैं। माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस का मतलब है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हमारी शरेयानें होती हैं उनका डैमेज। ये ज़्यादा होता है पुअरली कंट्रोल्ड ब्लड शुगर की वजह से। और जो मैक्रोवैस्कुलर चेंजेस होती हैं वो ब्लड वेसल जिनको हम हाथ से पकड़ सकते हैं, जिन पे ऑपरेट कर सकते हैं, उनका ज़्यादा डैमेज होता है ज़्यादा इंसुलिन की वजह से। माइक्रोवैस्कुलर जो डैमेजेस हैं उनमें आती है आपकी रेटिनोपैथी यानी कि आंखों का डैमेज, गैस्ट्रोपैथी यानी कि आपका जो मैदा काम करना छोड़ जाता है, आपके ब्लैडर के इशू, पेशाब में मसले आने शुरू हो जाते हैं, आप पेशाब रोकना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह
न्यूरोपैथी यानी कि नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। और मैक्रोवैस्कुलर जो चेंजेस होती हैं उनमें होता है आपका हार्ट अटैक, यानी कि ब्लड की जो शरीयानें दिल को ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें डैमेज। इसी तरह जो ब्रेन में वैसे सप्लाई करती हैं ब्लड, उनको डैमेज, वो स्ट्रोक करा सकता है। और इसी तरह एक होती है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, यानी कि हमारी जो टांगे हैं उनकी जो बड़ी ब्लड सप्लाई की शरीयानें हैं उनमें डैमेज हो जाता है। ये सारी चीज़ें मिल के आपकी डायबिटीज़ रिलेटेड जो किडनी डिजीज़ है उसको और भी ज़्यादा डैमेज करती हैं और भी ज़्यादा हर्ट करती हैं। और यही वजह है कि जब हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स में डायबिटिक किडनी डिजीज़ की, तो हमने इन सारी चीज़ों को भी सामने रखना होता है। और यही वजह है कि जो नई अद्वियात आ रही हैं जिनको के गाइडलाइंस रेकमेंड करती हैं कि प्रेफर करना चाहिए डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हैं, तो वो ये है कि ये दवाइयाँ ना सिर्फ आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हैं बल्कि ये जो माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर डैमेज चल रहा है इसको भी कम करने की कोशिश करती हैं। और इससे रिलेटेड और जो कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ब्लड वेसल ऑक्लूजन, वो भी कम होती हैं। डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ की बायोप्सी में आपको क्या मिलता है? पहली बात तो बायोप्सी डायबिटीज़ में इतनी कॉमनली की नहीं जाती अनलेस कि आपका गुर्दे का मर्ज़ बढ़ रहा है, आपकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड होने के बावजूद, या आपका प्रोटीन यूरिया इतना ज़्यादा है कि वो आपका दिल या नेफ्रोलॉजिस्ट मानता नहीं कि ये डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। पाकिस्तान में इसमें मैंने बड़ी नई चीज़ें सीखी हैं, वो मैं आपको फिर कभी डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मेरा 10 ग्राम प्रोटीन का भी दिल मान जाता है कि ये डायबिटीज़ की वजह से ही है। इसलिए पहले मैं मरीज़ की डायबिटीज़ ठीक करता हूँ, 3 से 6 महीने लगाता हूँ। फिर अगर उसका प्रोटीन यूरिया 1000 या 500 मिलीग्राम से कम ना आए, जो कि काफ़ी सारे पेशेंट्स में मैं कर चुका हूँ, फिर मैं पेशेंट को बायोप्सी के लिए भेजता हूँ। एनीवेज, जो डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ की बायोप्सी है उनमें मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वही हाइपरट्रॉफी, हाइपरटेंशन, हाइपरवैस्कुलैरिटी, मेसेंजियल एक्सपेंशन, यानी कि आपका ग्लोमेरुलस बेसिकली बड़ा होता है, नोड्यूल्स की शक्ल में भी हो सकता है और पूरे का पूरा भी बड़ा हो सकता है। जब आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ खास नहीं मिलता, हालांकि जो लाइट माइक्रोस्कोपी है उसमें आपको इन्फ्लेमेटरी चेंजेस और इन्फ्लेमेटरी सेल मिल जाते हैं। वो क्यों मिलते हैं ये मैं पहले सेक्शन में बता चुका हूँ। और जब आप फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो चुकी होती है, जो सेल हैं जिन्होंने के एक फ़िल्टर का किरदार अदा करना होता है जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं, वो ठीक ठाक डैमेज हो चुके होते हैं। और एक्चुअली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नंगी हो चुकी होती है, उसके ऊपर से जो फ़िल्टर हैं वो रिमूव हो चुके होते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ तस्वीर भी इस वीडियो में ऐड कर दूँ ताकि आपको ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहरहाल, ये बायोप्सी उस तरह की कोई फ्रूटफुल बायोप्सी नहीं होती जैसे हम लूपस में लेके देखते हैं या मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में लेके देखते हैं, कि जिसने प्रूव करना हो कि ये स्टेज है, ये क्लास है, इसको हमने बेहतर कैसे करना है, ट्रीटमेंट क्या करनी है। क्योंकि फाइनली ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और इम्प्रूवमेंट यही है कि आप डायबिटीज़ को बेहतर कंट्रोल करें और इवन बेटर कि आप डायबिटीज़ को रिवर्स करके ख़त्म ही कर दें। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गुर्दे का डैमेज कितना रिवर्स हो सकता है। प्रोटीन यूरिया काफ़ी दफ़ा मुकम्मल तौर पर रिवर्स हो जाता है, लेकिन क्रिएटिनिन शायद कभी नॉर्मल आपकी ना हो, क्योंकि गुर्दे में परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेजेस हो चुके हैं जिनको के नए सिरे से रिवर्स बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मेरा आइडिया है कि एपिसोड पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए ऐसा करते हैं कि जो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट है, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, डायबिटीज़ की रिवर्सल नहीं, अगली एपिसोड में हम डायबिटीज़ की मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं कि आपके गोल्स होने चाहिए, कैसे आप अपनी डायबिटीज़ को अच्छा मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली गुर्दे के मरीज़ों में, यानी कि वो डायबिटीज़ के मरीज़ जिनको गुर्दे का मर्ज़ हो चुका है। और फिर उससे अगली एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करके आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। एपिसोड को ख़त्म करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपने कमेंट्स में मुझे
अपनी ओपिनियन ज़रूर देनी है, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है, ताकि मेरी भी समझ में इजाफा हो कि आप गुर्दे के मर्ज़ को कैसे देखते हैं। क्या पहले आपने डायबिटीज़ और गुर्दे के मर्ज़ से रिलेटेड इतनी डिटेल्ड वीडियो कभी देखी है, या कोई ऐसी चीज़ें इस एपिसोड में आपको मिली हैं जो आपको पहले नहीं थी पता, वो आपने ज़रूर डिस्कस करनी है। अगर उनमें कुछ कन्फ्यूजन है वो भी आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि ये अगेन जैसा कि मैंने पहले कहा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है और मैंने इसको ही बड़ा ही सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।